Hello everyone. So tomorrow is our LLB first and BALB third year legal language, legal writing including general English. This is the exam. So आज 20 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 20 सितंबर 2023 को, और कल ये आगरा यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम है। तो अभी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड है। अगर हम इसको गो थ्रू कर लेंगे तो थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से ये एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस रहेंगे और किस तरीके से हमें उन पे उनका आंसर करना है। तो ये बहुत एक जनरल इंग्लिश का रहेगा कि मतलब इसका पर्पस यही रहेगा कि किस तरीके की इंग्लिश हमारे डे टू डे कोर्ट्स में यूज होती है, किस तरीके के टर्म्स यूज होती हैं। तो फटाफट फटाफट देख लेते हैं, सारे के सारे ये क्वेश्चंस रहेंगे, मैं फटाफट फटाफट बता दूंगा आपको। तो ये 2022 का 8th पेपर है, 8 नंबर 8 पेपर, एंड इट इज फॉर जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एलिबाई का तर्क किस में लिया जाता है? द प्ले ऑफ एलिबाई इज टेकन। तो ये क्रिमिनल केसेस में होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। तो याद रखना एलिबाई का किस में रहता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। विच इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ विल अंडर मुस्लिम लॉ। ओके, तो कौन सा मुस्लिम लॉ की विधि के अंतर्गत एक मुख्य तत्व नहीं है? तो इसमें रहेगा देयर शुड बी अ कंसिडरेशन, प्रतिफल होना चाहिए। मतलब कि कोई वसीयत कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो कहेगी कि मैं तो वसीयत तभी करूंगा जब तुम मुझे कुछ दोगे या अपने वसीयत दारों से कुछ मांगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोनर एंड डोनीज आर पार्टीज इन। तो डोनर और डोनीज ये टर्म जो कहाँ यूज होती हैं? जब भी कभी गिफ्ट डीड होती है हमारी, तो उसमें ये हमारी ये दोनों के दोनों टर्म्स यूज होती हैं। नेक्स्ट इज प्लेंट। प्लेंट इज फाइल्ड इन। तो ये प्लेंट कहाँ पे फाइल करी जाती है? इन सिविल सूट, सिविल सूट्स में फाइल की जाती है। अंडर सेक्शन 124 सीआरपीसी द पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हु ऑफ द फॉलोइंग। तो किस किस से कर सकता है? ओनली सन, ओनली डॉटर, और बोथ ए एंड बी। तो बेटी और बेटा दोनों से कर सकते हैं, सो बोथ ए एंड बी शुड बी देयर। सो अंडर सेक्शन 125 माता पिता बेटा या बेटी दोनों से अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, ये याद रखना। वर्ड डिसीज्ड इज यूज्ड इन। तो वर्ड डिसीज्ड है वो कहाँ यूज होता है? तो डिसीज्ड वर्ड यूज हमारा, तो इस पे मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया है क्योंकि डिसीज का मतलब होता है एक तरीके से मृतक। तो मृतक हमारा क्रिमिनल केसेस में या सिविल शूट्स, तो मेरे हिसाब से ये दोनों होना चाहिए कि दोनों में हम मृतक यूज कर सकते हैं। सिविल शूट्स में भी अगर कहीं कुछ होता है कि भाई मृतक की संपत्ति या किसी तरीके से, तो बट इस पे थोड़ा गूगल कर लेना। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो वर्ड लेगेटी इज यूज्ड। तो लेगेटी कहाँ यूज होता है? विल में। विल में कि मेरी लेगेसी किसके पास जाएगी। तो लेगेसी क्या होती है? आपकी वसीयत। तो वसीयत किसके पास जाएगी? तो लेगेटी के पास जाएगी। तो विल्स में हम यूज विल जो लिखते हैं तो उसमें हम लेगेटी शब्द यूज करते हैं। नेक्स्ट इज रिटन स्टेटमेंट। तो ये प्लेंट को क्या बोलते हैं? रिटन स्टेटमेंट। अगला देखते हैं, ए पर्सन इन हुज फेवर ए डिक्री इज पास्ड। तो डिक्री किसके फेवर में पास होती है? डिक्री धारक के, डिक्री होल्डर के, नॉट डिग्री होल्डर। ठीक है, नॉट बहुत ए एंड बी। तो डिक्री होगा यहाँ पे। तो याद रखना ये डिक्री यहाँ पे भी है, डिक्री यहाँ पे भी है, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत होंगे, डिग्री कोई शब्द नहीं होता। प्लेंट इज फाइल्ड बाय, किसके द्वारा प्लेंट फाइल किया जाता है? वाद पत्र किसके द्वारा? प्लेंटिफ के द्वारा। तो प्लेंट से प्लेंटिफ ही आइडिया हो जाएगा आपको, बाकी के देखना ही मत। सो अ पर्सन हु मेक्स पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी कौन बनाता है? एग्जीक्यूटेंट। एग्जीक्यूटेंट तो हमारा आपका पावर ऑफ अटॉर्नी बनाता है। तो डेपोनेंट उन केसेस में यूज होता है जहाँ पे हम लोग एफिडेविट बनाते हैं। प्लेंटिफ आपका, प्लेंटिफ जब हम डालते हैं वो अपोनेंट कोई भी विरोधी हो सकता है, तो हमारा एग्जीक्यूटेंट होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन का होगा अधिसूचना। कई लोग क्या है, सूचना डाल देंगे। सूचना होता है नोटिस, तो अधिसूचना डालना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यू शुड डू योर वर्क। यू शुड डू योर वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए। तो ये सिंपल इंग्लिश के वर्ड होंगे। सेंटेंसेस होंगे। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। दे वर इन क्लास। तो इसका क्या रहेगा? वे कक्षा में थे। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमने अपना नाश्ता कर लिया। तो क्या बनेगा बताओ? तो वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट। तो ये तो भाई जिसने 10वीं या 12वीं तक इंग्लिश बढ़िया तरह पढ़ी है और सेंटेंस फॉर्मेशन आती है तो वो आराम से कर लेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। अ टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। टॉर्ट तो आपको पता ही है क्या, अपकृत्य बोलते हैं, हमने पेपर एग्जाम भी दिया था पीछे। तो टॉर्ट इज अ ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी।
तो अपकृत्य क्या है? विधिक कर्तव्य का भंग है, लीगल ड्यूटी। ब्रीच ब्रीच का अर्थ होता है भंग होना। लीगल लीगल होता है आपका विधिक और ड्यूटी होता है कर्तव्य। सो करेक्ट, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। वह इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, तो इसका क्या होगा? ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट वॉक। बाकी के गलत है इसमें, तो मैं गलत वालों को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से। और दूसरी बात, ये जो पीडीएफ है ये मैं बाद में अपने इस वीडियो के कमेंट में अटैच कर दूंगा इसका लिंक, और आप इसको खोल सकते हैं, देख सकते हैं, एक दो बार दोहरा सकते हैं। इससे आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके का आपको करना है। थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, एंड यू विल बी एबल टू इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इसका क्या है? दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। बाकी के गलत रहे। मेरे स्टेशन से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो ये तो हम जब सेंटेंस हमारे पढ़ते थे ना उस टाइम ही था हमारा, तो हम लोग सेंटेंस सीखते थे तो उस टाइम ही टेंसेस सीखते थे, उस टाइम ही ये बहुत आता था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो इसका क्या बनेगा? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। अगला पकड़ते हैं। सूर्य हमें रोशनी व ऊर्जा प्रदान करता है। द सन गिव्स अस लाइट एंड एनर्जी, ये रहेगा। बाकी गलत है। वह अपना काम कर चुका है, इसका क्या रहेगा? ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। ही विल नहीं आएगा, विल तो फ्यूचर फॉर्म में आता है। हैड भी नहीं कर चुका था आएगा ये, हैव कर चुका है आएगा ये, तो ही हैव नहीं आएगा क्योंकि ही के साथ हैज यूज होता है, हैव आई वी यू दे के साथ होता है। तो ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत टाइम लेता है एक्सप्लेनेशन में। वह गाना गा चुकी थी, तो कर चुकी थी कोई काम, तो शी हैड। चुकी थी आया तो शी हैड का मतलब है चुकी थी, मतलब की थी, कि जहां भी की थी आया वहां पे हैड को देख लेना है आपको। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वह अखबार पढ़ रहा है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा। ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर। ओके, तो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। कल्पेबल होमिसाइड इज अ हीनियस ऑफेंस। हाँ, तो कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है? आपराधिक मानव वध। इज अ हीनियस होता है गंभीर या फिर जघन्य अपराध, जघन्य। तो कल्पेबल यहाँ पे एक हत्या भी आ सकता है, तो होमिसाइड, यहाँ पे होमिसाइड आता, तो इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन, तो इसमें कल्पेबल का मतलब होता है आपराधिक। तो हत्या एक जघन्य अपराध है, वो तो ठीक है हत्या, लेकिन एक किसी से भी कोई भी कर सकता है, कोई मतलब कोई जानवर भी कर सकता है एक हत्या। बट जघन्य अपराध, अगर हम आपराधिक हत्या की बात करें जहाँ पे कि हमने प्लानिंग करी है या किसी को मारा है किसी पर्पस के लिए, तो जघन्य अपराध गंभीर अपराध है, तो वहां पे कल्पेबल यूज किया गया है। ओके, अगला है संघात्मक व्यवस्था में कई राज्य सरकारों का अस्तित्व एक साथ होता है। संघात्मक व्यवस्था होती है फेडरल सिस्टम, तो ये आपका यूनिटरी ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो फेडरल सिस्टम ये पकड़ो, ये वाला फेडरल सिस्टम पकड़ो। अब इन दोनों में से एक सही होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा? सेवरल स्टेट गवर्नमेंट को एग्जिस्ट, और इसमें ए नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये पहली बात, तो ए नंबर ऑफ स्टेट या तो गवर्नमेंट्स आता, बट इसमें गवर्नमेंट आ रहा है यानी कि एक ही गवर्नमेंट, तो इस सेंटेंस ही गलत है मतलब ग्रामेटिकली, तो ये सही रहेगा। सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग। उसने मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता भेजा, बहुत बढ़िया। सी सेंट मी ए बुके। एंड मोहन गांव जाएगा, मोहन विल गो टू द विलेज। वह स्कूल गई, शी वेंट टू द स्कूल। देखो कितने इजी आ रहे हैं सारे के सारे, ये भाई 8वीं का बच्चा भी कर लेगा ऐसे तो। वह सुबह जल्दी उठता है, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म प्लेंटिफ? प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? हमने पहले पढ़ा था, प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी। तो प्लेंट किसके द्वारा दायर किया जाता है? प्लेंटिफ के द्वारा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द, हाँ, एमिकस क्यूरी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द है। एमिकस क्वेरी में क्या होता है कि भाई, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एमिकस क्वेरी में क्या होता है? कोर्ट कहता है कि भाई किसी भी वकील को पकड़ सकता है जिसका 10 साल से ज़्यादा अनुभव हो, तो उसको कह सकता है कि भाई एक काम करो, मेरा एक केस चल रहा है जिससे उस वकील का कोई लेना देना नहीं है, और आप एक काम करो, इसमें एमिकस क्वेरी का काम करो। एमिकस क्वेरी क्या होता है? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो आप क्या करो, आप
कुछ फैक्ट्स लेके आओ। जैसे कि एक राम जन्मभूमि का मामला, नहीं सॉरी ट्रिपल तलाक का मामला था, तो इसमें सलमान खुर्शीद को बोल दिया था कोर्ट ने। तो आप एमिकस क्वेरी का काम करो, और इसमें एक काम करो, आप तर्क लेके आओ, आप फैक्ट लेके आओ कि क्या क्या है आपके मुस्लिम लॉ के हिसाब से होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो एमिकस क्वेरी कोर्ट द्वारा किसी को भी डिसाइड कर लिया जाता है, बट उसकी इच्छा होती है कि वो बने या ना बने। तो बट बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, तो ये लोग बड़े बड़े बन जाते हैं, क्योंकि बहुत फेमस केसेस होते हैं, इनका भी काफ़ी नाम होता है इसमें अमिकस क्वेरी बनने में। तो अमिकस क्वेरी कौन होता है? फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड सैलरी। तो सैलरी क्या होता है भाई? वेजेस होता है। एलोवेंसेस तो भत्ते हो जाते हैं, रेम्युनरेशन तो पारिश्रमिक हो जाता है ये, और नन ऑफ द अबव इसमें कुछ नहीं, तो वेजेस होगा इसका करेक्ट मतलब जो वर्ड होगा। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस विच इज एंटोनिम ऑफ द टर्म क्रेडिटर्स। एंटोनिम पूछा यानी कि इसका विलोम शब्द पूछा है, तो क्रेडिटर्स का क्या होगा? डेटर्स। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म प्राइमा फेसी? तो प्राइमा फेसी, देखो ये कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, तो ये अगर आपको याद ना हो तो बस खाली थोड़ा आइडिया लगा लेना। देखो देखो फेसी में फेस टाइप का आ रहा है, प्राइमा यानी प्राइम यानी सबसे पहले, तो एक थोड़ा सा इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई सबसे पहले साइट, फर्स्ट साइट। तो इससे आप थोड़ा कनेक्शन बना के अपने दिमाग में याद करेंगे प्राइमा फेसी। ओके, प्रथम दृष्टिया। तो क्या होता है कि भाई कहीं कोई क्राइम होता है तो प्राइमा फेसी क्या हुआ? तो प्राइमा फेसी ये हुआ कि भाई कोई बंदा का जी गोली लग गई थी, वो सड़क पर पड़ा हुआ था, ठीक है। तो प्रथम दृष्टा क्या देखा आपने? तो प्रथम दृष्टा क्या नजर आता है आपको कि उसका खून हुआ है, या उसका एक्सीडेंट हुआ है, या क्या हुआ है? ओके, तो प्राइमा फेसी होता है। तो प्रथम दृष्टया फर्स्ट साइट पे क्या नजर आया? विच इज नॉट करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डैमेजेस। तो भाई इसका क्या? डैमेजेस का नॉट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड डैमेज। तो डैमेजेस का करेक्ट मीनिंग कौन सा नहीं है? हर्जाना, नुकसानी, क्षति, क्षतिपूर्ति। करेक्ट मीनिंग ऑफ द डैमेजेस। तो इसमें पूछा कि भाई करेक्ट मीनिंग कौन सा नहीं है डैमेजेस का? यानी ये तो यार हर्जाना भी नहीं लगता डैमेजेस का, तो नुकसानी भी नहीं, नुकसानी तो बिल्कुल बोल सकते हैं हम डैमेजेस। क्षति, क्षतिपूर्ति। तो ये एक देख लेना भाई, इसमें डाउटफुल है, ये आप गूगल कर लेना, ठीक है। इसको स्किप करते हैं। चूज द करेक्ट लीगल टर्म ऑफ इच्छा मृत्यु। ओके, तो इच्छा मृत्यु को क्या बोल देंगे? यूथैनेसिया। तो यूथैनेसिया है इच्छा मृत्यु। ये बहुत सारे देशों में लीगल है, जैसे कि अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में भी है, बहुत सारे देशों में, बट इंडिया में नहीं है ये अभी लीगल। बट इसमें बहुत सारे वाद चल रहे हैं, मतलब लोग कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें दे दो, बट वो नहीं मिलती इच्छा मृत्यु। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म डिफैक्टो? तो डिफैक्टो जैसे इसमें फैक्ट वर्ड आ रहा है, तो डिफैक्टो का मतलब होता है इनफैक्ट, यानी वास्तव में क्या हुआ था, डिफैक्टो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म लोकस स्टैंडी? लोकस स्टैंडी का मतलब होता है लीगल राइट, ठीक है। तो लीगल राइट क्या होता है कि कभी भी लोकस स्टैंडी होता है, यानी कि किसी भी कोई भी कानूनी अधिकार बेसिकली। इस पे डिटेल में नहीं जा रहा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैटिन टर्म अल्ट्रा वायर्स? तो बियॉन्ड द पावर। तो बियॉन्ड द पावर, अल्ट्रा वायर्स का मतलब ये याद रखना, बियॉन्ड द पावर। सो अल्ट्रा का मतलब समथिंग, अल्ट्रा समथिंग बियॉन्ड द कैपेसिटी। सो अल्ट्रा वायर्स दैट इज बियॉन्ड द पावर, ये याद रखना। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन अलीगढ़। अलीगढ़ से चौड़े लखनऊ के रोड हैं। तो लखनऊ के रोड अलीगढ़ के रोडों से चौड़े हैं, इस तरीके से होना चाहिए। तो इसका जो सही होना चाहिए, सही सेंटेंस ये रहेगा, द रोड्स ऑफ लखनऊ आर वाइडर देन दोज ऑफ अलीगढ़। ओके, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क। तो मेड ऑफ मिल्क इज नहीं होना चाहिए, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क होना चाहिए। तो ये ऑफ कहाँ यूज करते हैं और फ्रॉम कहाँ यूज करते हैं? तो थोड़ा ये ध्यान रखना कि ऑफ हम जब हम किसी चीज से कोई चीज बनाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि अ चेयर इज मेड ऑफ वुड। एक चेयर को ट्रांसफॉर्म करके वुड से बनाती है, बट चेयर अभी भी वुड है, राइट। तो चेयर जो है अगर लकड़ी की बनी हुई है, तो चेयर वो वुड अभी भी है, बट वुड से बनी हुई है चेयर। तो द चेयर इज मेड ऑफ वुड, हम ये कह सकते हैं। बट कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। अगर जब मिल्क है, एक बार दही बन जाए दोबारा से उसको मिल्क नहीं बना सकते, राइट। तो ये मेड फ्रॉम मिल्क। तो भाई ये क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो कोशिश करता हूँ समझाने की। तो भाई अगर कुछ कमी भी सी रह जाए तो अपने आप एडजस्ट कर लेना। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड टर्म एक्स पार्टी। एक्स पार्टी का मतलब है वन साइडेड।
तो कहते हैं ना भाई एक्स पार्टी कर दी, एक बंदे ने केस डाला किसी पे, वो दूसरा बंदा क्या कर रहा है जी, वो केस में आ ही नहीं रहा। तो जैसे मान लो किसी के ऊपर केस डाला जी उसने, वाइफ हस्बैंड का केस है मान लो, तो वाइफ करती है कि भाई मेरे को ये मेरा हस्बैंड परेशान करता है और मैं इससे सेपरेशन चाह रही हूँ और मुझे सेपरेट किया जाए। अब हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड को नोटिस भेजा जाता है भाई अपने वाइफ को, भाई इसका रीज़न दो, बट हस्बैंड प्रेजेंट नहीं होता। तो प्रेजेंट नहीं होता कोर्ट में, तो उसको क्या करते हैं, एक दो नोटिस और भेजेंगे, नहीं होता तो एक्स पार्टी यानी डिसीजन दे देंगे, एक्स पार्टी यानी वन साइडेड डिसीजन दे देंगे कि भाई वाइफ को उसके हस्बैंड से अलग किया जाता है और वाइफ के फेवर में ये कोर्ट का डिसीजन चला जाएगा। तो एक्स पार्टी समझ जाओ, एक्स पार्टी यानी एक ही पक्षीय। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड अवॉइड अब इनिशियो। अवॉइड अब इनिशियो, अब इनिशियो का मतलब होता है कि कोई भी चीज आरंभ से अब इनिशियो, इनिशियो यानी इनिशियल से लिया गया है। इनिशियो, इनिशियल होता है ना कि इनिशियली क्या करना है, इनिशियली आरंभ। तो वॉइड वर्ड का मतलब आपको पता ही है, शून्य। तो वॉइड अब इनिशियो क्या होगा, वॉइड ab initio हो जाएगा, वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। गिव द मीनिंग ऑफ लैटिन फ्रेज डैमनम साइन इंजूरिया है भाई। ये तो डैमनम साइन इंजूरिया तो भाई हमने बहुत पढ़ा है। तो ये डैमनम साइन इंजूरिया, तो ये लगा लेना, लास्ट में आ रहा है इंजूरिया। इंजूरिया का मतलब भाई लास्ट में क्षति आनी है। तो क्षति आनी, तो सबसे पहले उससे पहले क्या आएगा, हानि। तो यहाँ पे हानि के बिना क्षति, तो इसमें क्या हानि के बिना क्षति है, थर्ड वाला आ जाएगा। तो इंजूरिया लास्ट में आ रहा है, तो ये क्षति लास्ट में आएगा हमारे हिंदी के, अगर हम हिंदी बनाएंगे इसकी, तो कि हानि के बिना क्षति, इंजूरिया। ओके, तो इसका सी रहेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने अपने एक हिंट बना रखे हैं कि भाई डैमनम साइन इंजूरिया या साइन डैमनम इंजूरिया का मतलब क्या होता है। तो डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब ये होगा हानि बिना क्षति के, और साइन और इंजूरिया साइन डैमनम, उसका मतलब क्या होगा, बिना क्षति के हानि। करेक्ट, बिना क्षति के हानि। तो अभी फिलहाल ये याद रख लो, डैमनम साइन इंजूरिया। चलो भाई बहुत टाइम खर्च कर लिया इस क्वेश्चन पे, चलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब आशय। आशय भाई तुम्हारा इंटेंशन क्या है, आशय। अगला कठोर दायित्व। कठोर का मतलब स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ये हो गया। 3 तरह की लाइबिलिटी होती है, याद रखना, विसेरियस, विसेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये स्पेशल लाइबिलिटी पता नहीं किसने डाल दी है, ये तो वैसे ही डाल दी है। ओके, अगला पकड़ते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ क्रिमिनल अटेम्प्ट। ये होता है आपराधिक प्रयत्न, आपराधिक प्रयत्न नहीं, आपराधिक प्रयत्न। और व्हाट द मीनिंग ऑफ टर्म प्लांट। प्लांट मीन्स वाद, ये रिपीट हो चुका है कई बार। व्हाट द करेक्ट मीनिंग ऑफ हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस बहुत बढ़िया शब्द है भाई। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है। तो ये हमारे 24 घंटे के अंदर किसी भी बंदी को अगर गिरफ्तार करते तो उसको क्या करना पड़ता है, कोर्ट के सामने हाजिर करना पड़ता है। तो इसके लिए यूज होता है ये लैटिन टर्म हैबियस कॉर्पस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म डॉली इन कैपेक्स। तो डॉली इन कैपेक्स याद रखना, ये भाई ये बच्चों के लिए होता है, या जो कि इनकेपेबल होते हैं कमिटिंग क्राइम, अपराध करने में जो अक्षम होते हैं, जैसे बच्चे हो गए ये, या हाँ बच्चे ही होते हैं अक्सर, तो जो कि बेचारे क्राइम करने में, या फिर वैसे जनरली टर्म में ये बच्चे के टर्म में यूज होती है डॉली इन कैपेक्स। तो याद रखना, इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग क्राइम, जो कि 7 साल से छोटे होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का मतलब बाई ग्रेस। जैसे एक्स ग्रेशिया मिल जाता है, जैसे फौजियों को मिलता है या किसी को, एक तरीके से बाई ग्रेस हमें कुछ गवर्नमेंट देती है, पैसा देती है, कुछ भी देती है, तो एक्स ग्रेशिया वहाँ टर्म यूज होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म शुमोतो। शुमोतो, शुमोतो का मोटू पता नहीं यार, शुमोतो, मोतू। ओके, आई डोंट नो मतलब व्हाट इज इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट इसका मतलब ये था कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लेना। तो सो मोह तो लिया है किसी का, नहीं संज्ञान लिया है किसी चीज़ में कोर्ट द्वारा। कोर्ट द्वारा कई बार कुछ ऐसी हरकतें हो जाती हैं देश में, तो संज्ञान लेके कोर्ट खुद ही उस पर कहते हैं भाई इसमें ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, बताओ, संज्ञान लेता है कोर्ट। और व्हाट द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो तो ऑफिस आ रहा है, तो इसमें समझ जाना है बाई वर्च्यू ऑफ एन ऑफिस। ठीक है, ऑफिस वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट बाई वर्च्यू ऑफ एन ऑफिस, याद रखना कि एक्स ऑफिशियो। व्हाट द मीनिंग ऑफ वर्ड डैमेज। डैमेज का मतलब होता है क्षति। प्रिजम्बल इज, प्रिजम्बल का मतलब कहता है भाई प्रस्तावना, तो प्रस्तावना लिख देना। ठीक है, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। द फॉलोइंग केस इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट केस। केशवानंद भारती का केस होता है, वो फंडामेंटल राइट का केस है रिलेटेड। और अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल कैसे फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल होती है जो, वो सेक्शन 32 के अधीन की जाती हैं।
और हाँ, हाई कोर्ट में भी पीआई की जाती है, बट वो आर्टिकल 1226 होता है। फंडामेंटल, अच्छा ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज के, तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी सारी की सारी किसमें आती हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है वो 51A में, ये याद रखना 51A में आता है भाई। और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड कहाँ पे आएगा, 51A के जी में, जी से याद रखना, जी यानी जी से ऐसे लिंक कर लेना, जी से ग्रीनरी, ग्रीनरी से एनवायरमेंटल, तो 51A का जी हो गया, ठीक है। In which of the following year article 20A1 was inserted। तो ये भाई ये 21A ये मेरे ख्याल से बच्चों के लिए था कि 14 साल से लेके सॉरी 6 साल से 14 साल तक के बच्चे के लिए शिक्षा होगी अनिवार्य, तो वो 2002 में डाला था। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये 2005 में डाला था कांग्रेस की सरकार में। और पुलिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, ये स्टेट की लिस्ट होती है, देखिए 3 तरह की लिस्ट होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में नहीं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, और संघ में सिर्फ केंद्र बना सकता है, राज्य वाले में, स्टेट वाले में राज्य बना सकता है कानून। तो पुलिस जो है हर स्टेट की अलग होती है, तो स्टेट इसको हैंडल करता है, स्टेट लिस्ट में आएगा। When was the Universal Declaration of Human Right UDRH adopted? ये या रट लेना, 10 सितंबर 1948 को। इन इंडिया सॉवरेनिटी लाइज विद, तो इंडिया की जो संप्रभुता है वो कहाँ लाई करती है, पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों में। पार्लियामेंट में मत कर देना, सुप्रीम कोर्ट में तो भी मत करना, कॉन्स्टिट्यूशन मत करना, पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि पीपल ऑफ इंडिया भारत की जनता, तो ये जो है ये भारत की जनता एड्रेस कर रही है, जो आपके उसमें संविधान में कर रही है। हाउ मेनी आर्टिकल्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो कितने आर्टिकल्स हैं ह्यूमन राइट में, यूडीएचआर में कितने कितने हैं, 30। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इज एम्बॉडीड अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में रूल ऑफ लॉ का, विधि का शासन, ये एम्बॉडी किया गया है, ये डाला गया है, तो आर्टिकल 14 में। तो भाई अगला देखते हैं, पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन सेल कंसिस्ट ऑफ, तो भाई ऑल ऑफ द, प्रेसिडेंट पे रहेगा, राज्यसभा रहेगी, लोकसभा रहेगी। फ्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ, तो फ्री कंसेंट किस में रहेगा, स्वतंत्र सम्मति, ये होती है धारा 13 में। और इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, ये जो कि हमारे वहाँ से लिए गए थे, मतलब वहाँ से इंस्पायर्ड है, आयरलैंड से, ओके, तो ये भाग 4 में रहेंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 केम इनटू फोर्स, कब आया, ये 17 जून 1956 को। तो इन लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसे ही डाल रखे हैं जो हमारे हम पहले पेपर एग्जाम दे चुके हैं, जो कि हिंदू सेक्शन एक्ट और हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, तो वो भी इन्होंने डाल दिए हैं। पता नहीं इनको जनरल इंग्लिश में कुछ लग रहा होगा कि भाई कम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो इन लोगों ने वहाँ से भी उठा के डाल दिए कुछ। सेक्शन 5(1) ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूसेस, तो 5(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट क्या इंट्रोड्यूस करता है, कंसेप्ट ऑफ मोनोगैमी, एक पत्नीत्व का सिद्धांत। तो पोलोगैमी का मतलब होता है बहुपत्नीत्व, एंडोगैमी का मतलब होता है सगोत्र विवाह, तो ये याद रखना है, 2-3-4 टर्म है। मोनोगैमी मतलब एक पत्नीत्व, पॉलीगैमी 2 मतलब बहुपत्नीत्व, और एंडोगैमी सगोत्र विवाह, ठीक है। तो ये हमारे में मोनोगैमी है, हम मतलब एक पत्नीत्व, हिंदू लोग एक पत्नीत्व का सिद्धांत उनको पालन करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस अपराध में मृत्युदंड का आदेश नहीं दिया जाता, तो भाई किस में नहीं दिया जाता, क्रिमिनल अटेम्प्ट में, तो क्रिमिनल आपराधिक प्रयत्न जो होता है उसमें नहीं दिया जाता, बाकी सब में दिया जाएगा। इनमें याद कर लेना, इनमें दिया जाएगा भाई एबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ वुमेन, अगर किसी औरत की आत्महत्या कारण बने हो आप, अगर आपने वॉर किया है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी मर्डर किया है, तो 302 में तो मिलता ही मिलता है प्रसाद। तो सेक्शन 14 ऑफ हिंदी सेक्शन एक्ट 1956 अप्लाइज टू बहुत इमूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो भाई ये दोनों पे होता है, चाहे मूवेबल हो इमूवेबल हो। तो भाई हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत जो लड़की होगी उसको मतलब ये गर्ल्स के, लड़की के लिए उस केस में महिला को मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पर ही ये सेक्शन लागू होगा, ये याद रखना। ऐसा नहीं है भाई, उसकी मान लो कार भी होगी तो कार पे भी लागू होगा, और उसकी जमीन होगी तो जमीन पे भी, तो दोनों चीज़ ले जाएगी वो। फंडामेंटल राइट आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री, भाई अमेरिका से ये हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं, लिए नहीं गए मतलब हम उनसे प्रभावित हैं, तो सारी स्टडी करी थी, तो अमेरिका से जो है फंडामेंटल राइट वहाँ पे लिखे गए थे, तो उनको बढ़िया लगा भाई इंडिया वालों को होना चाहिए हमारे अभी, तो भाई डाल दिए अभी, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। हमारे पहले फंडामेंटल राइट्स थे जो 7 थे, अब 6 रह गए।
ट्रिपल डाइवोर्स जो है सायरा बानो का कोर्स, तो ये तो बहुत ही बढ़िया कोर्स था, ये आपको पता ही होगा, ये बहुत फेमस रहा है, ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इस पे आजकल बहुत बहस चल रही है, तो याद रखना 44 है 444, ठीक है, ये है अपना आपका सहवाग का जर्सी नंबर 44, तो याद रखना भाई। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज एन यूनिवर्सिटी लेक्चर, भाई ये एन यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, ये ए यूनिवर्सिटी आएगा। कई लोग क्या करेंगे, ये करेंगे भाई यू आ रहा है, ए ई आई ओ यू के केस में ना, तो यू के आगे तो एन लगता है, तो वो भाई थंब रूल, एक्चुअली साउंड इसमें यहाँ पे साउंड देखी जाती है, इंग्लिश में क्या साउंड देखी जाती है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, इसके यू की साउंड आ रही है इसमें, इसमें ए आ ई ओ ऊ की साउंड नहीं आ रही, यूनिवर्सिटी नहीं है ये, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में इसकी एन की जगह ए आएगा, तो ध्यान रखना, ही इज अ यूनिवर्सिटी लेक्चरर सॉरी। तो साउंड के हिसाब से हम लोग ए और एन डिसाइड करते हैं। ट्रांसफॉर्म असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो भैया ये सिंपल सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी बनाना है, यानी कि एक तरीके से विस्मयादि बोधक। ओके, तो हर वॉइस इज मेलोडियस, तो हाउ मेलोडियस इज हर वॉइस इज, तो बोलते हैं ना हाउ मेलोडियस हर वॉइस इज, कहते हैं ना कि दिस इज अ गुड शॉट, व्हाट ए शॉट, हम बोलते हैं व्हाट अ शॉट, तो इस तरीके से हमें ये एग्जाम सॉरी विस्मयादिबोधक बनाना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो हाउ मेलोडियस हर वॉइस इज, बाकी ये गलत होंगे, पढ़ के देख लेना, सेंस ही नहीं बनती। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, वन ऑफ माई फ्रेंड आर एन आर्किटेक्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन आर्किटेक्ट, ठीक है, इसका देखते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन आर्किटेक्ट, यहाँ पे एक तो आ रहा है वन एक, और यहाँ पे आ रहा है आर, तो वन के एक के साथ तो आर आएगा नहीं भाई, यहाँ पे तो सिंगुलर की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप ये लगा रहे हो आप प्लूरल का, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक क्या है, एन आर्किटेक्ट, इज एन आर्किटेक्ट, तो ये सिंपल इंग्लिश का जिसने ग्रामर पढ़ी होगी आ जाएगा आराम से। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, शी कम्स टू द कॉलेज बाई स्कूटी, तो कम कॉलेज बाई स्कूटी, तो ये हाँ आजकल जनरल में यूज कर लेते हैं हम, बट ये इसका सही वर्ड ही आएगा, शी कम्स टू द कॉलेज ऑन ए स्कूटी। बाई द बस होता है या बाई द ट्रेन होता है, बट ये तो स्कूटी को लेकर ही आ रही है ना कॉलेज में, आप ट्रेन और बस को तो लेकर नहीं आते, तो बाई द बस या बाई द ट्रेन कह सकते हैं, बट ऑन ए स्कूटी बोलेंगे यहाँ पे, शी कम्स टू कॉलेज ऑन ए स्कूटी। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, शी इज जूनियर देन मी, तो भाई शी इज जूनियर टू मी आएगा यहाँ पे, शी इज जूनियर टू मी, तो ये टू क्यों यूज हो रहा है, जूनियर ये देन क्यों नहीं यूज हो रहा है, ये भाई आपकी खोज का विषय है, खोज लेना इसको। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज माई यंग ब्रदर, तो यंगर आएगा, यंगर मतलब यंग ब्रदर नहीं होगा, यंगर ब्रदर होगा, छोटा भाई है मेरा। अगला है, आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शंस फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, माई ब्रदर लिव्स इन अमेरिका, ये आएगा। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी जंप्ड इनटू द वेल, ये आएगा। इसमें आएगा आई पैक्ड माई लगेजेस कुछ नहीं होता भाई, तो लगेज का जो प्लूरल होता है ना वो लगेज ही होता है, लगेजेस नहीं होता, तो आई पैक्ड माई लगेज आएगा। वी आर ऑल फेलो ब्रदर्स, तो भाई ये फेलो ब्रदर्स यूज कर लेते हैं, मेरे हिसाब से सेंटेंस भी सही होना चाहिए, पर अगर फेलो यूज कर रहे हैं तो ब्रदर क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को लगा कि अगर हम ये डाल देंगे वी आर ऑल ब्रदर्स, तो ये भी ठीक होना चाहिए। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, द मैन इज मॉर्टल, तो या भाई मैन इज मॉर्टल लिख दो, अब दा क्यों यूज नहीं होना, ये भाई खोज का विषय है, कर लो खोज। चूज द करेक्ट सेंटेंस, द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालय, तो भाई द गंगा कम्स फ्रॉम द हिमालय, ये आएगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनिए, तो सही वाक्य इसमें रहेगा, ही वॉज स्लीपिंग बिसाइड ए स्मॉल चाइल्ड, चलो उसको सारे को पढ़ लेते हैं, ही वॉज स्लीपिंग बिसाइड्स ए स्मॉल चाइल्ड, तो बिसाइड्स नहीं आएगा, ठीक है, ही वॉज स्लीपिंग बिसाइड द स्मॉल चाइल्ड, तो बिसाइड दा ना आएगा, दा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक बच्चे के साथ सो रहे हैं। ही वॉज स्लीपिंग बिसाइड एन स्माइल, एन का तो मतलब ही नहीं है, तो ही वॉज स्लीपिंग बिसाइड ए स्मॉल चाइल्ड। सो कहाँ हम बिसाइड यूज करते हैं, कहाँ बिसाइड्स यूज करते हैं, ये भी देख लेना। तो बिसाइड का मतलब है जस्ट उसके नियर, उसके साइड में, और बिसाइड्स हम कहाँ यूज करते हैं कि एक थोड़ा नियर बाई प्लेस, इस तरीके से हम करते हैं बिसाइड्स को, तो यहाँ बिसाइड यूज होगा। और अच्छी तरह समझना है इसका, तो आप मतलब गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई टुक
अ bath in the sea, तो मेरे हिसाब से I had a bath in the sea, जैसे कहते हैं I had a breakfast, I had a bath, तो I had a bath in the sea. Correct. That is the correct sentence. तो प्लीज एक्सक्यूज द ट्रबल्स, प्लीज एक्सक्यूज ट्रबल, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर द ट्रबल, तो यही है अपना सही बनता है भाई, मुझे माफ करना आपको ट्रबल देने के लिए, आपको कष्ट पहुंचाने के लिए माफ करना। तो कालिदास इज, ये भी करेक्ट करना सेंटेंस, कालिदास इज शेक्सपियरी ऑफ इंडिया, कालिदास इज ए शेक्सपियरी ऑफ इंडिया, कालिदास इज एन शेक्सपियरी ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियरी ऑफ इंडिया। यहाँ पे द शेक्सपियरी आएगा क्योंकि कालिदास यहाँ पे एक आदमी के यूज में, या एक आदमी के रूप में यूज नहीं हो रहा, क्योंकि शेक्सपियरी एक आज की डेट में एक संज्ञा बन गई है कि ही इज द शेक्सपियर, ही इज द कहते हैं ना, किसी एक संज्ञा मिल जाती है किसी आदमी को, किसी का नाम ही अपने आप में एक संज्ञा बन जाता है, तो ये ही इज द शेक्सपियरी ऑफ इंडिया। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव में करना है, ये तो भाई एक्टिव है। ही राइट्स ए लेटर, ये लेटर इज रिटन बाय हिम। अगला आ गया, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो रायपुर इज हॉटर देन शिमला, हॉटर देन आएगा, हॉटेस्ट देन नहीं आएगा। हॉटेस्ट तो तीन की, जब तीन की हम तुलना करते हैं, जब मोर देन मतलब 2 की तुलना करते हैं, मोर देन जब 2 की तुलना करते हैं तो हम ER आता है, और सब की तुलना करें या मोर देन 2 की तुलना करें तो EST आता है हमेशा। तो रायपुर इज हॉटर देन शिमला, ओके, तो यानी कि शिमला से तुलना कर रहे हैं तो यही आएगा। अगर हम कहते हैं रायपुर इज, यहाँ पे अगर 2-3 सिटी का नाम होता तो हम क्या करते हैं, रायपुर इज द हॉटेस्ट, और हॉटेस्ट इन द सिटीज लाइक शिमला, शिमला, और आप बोल दो यार कोई भी, कुल्लू मनाली एंड समथिंग लाइक दैट, ओके। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम, ये आएगा। सेलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ही सेज आई गो फॉर अ डेली वॉक, वो कह रहा है कि मैं भाई रोजाना सैर के लिए जाता हूँ, तो इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा ही सेज दैट ही गोज फॉर अ वॉक डेली। 96वां प्रश्न आ गया, ये है करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो करेक्ट है द सीनरी इज नॉट गुड, तो भाई सीनरीज नहीं आता कुछ भी, हम कहते हैं ना भाई सीनरी ले आया इतनी सारी, तो सीनरीज कुछ नहीं होता कोई वर्ड, तो सीनरी प्लूरल होता है, सीनरी का वो होता है, सीनरी सिंगुलर होता है, सीनरी का प्लूरल भी सीनरी होता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज द बेस्ट प्लेयर, तो भाई हमेशा जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो बेस्ट जो सुपरलेटिव जो डिग्री जो हम यूज करते हैं तो हमेशा उसके आगे दी लगता है, तो याद रखना ही इज द बेस्ट प्लेयर, तो ही इज बेस्ट प्लेयर नहीं करेंगे, ही इज द बेस्ट प्लेयर करेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, गोल्ड इज येलो, तो ये गोल्ड इज येलो आएगा यहाँ पे। व्हाट इज द बेस ऑन द बेसिस ऑफ विच डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड इन द कोर्ट फर्स्टली, सबसे पहले क्या होता है, तो ये प्लांट हम सबसे पहले डालते हैं, वाद सबसे पहले डाला जाएगा, रिटर्न स्टेटमेंट और ये सारी अपील ये सब बात में आएगी। व्हाट इज द वर्ड डेपोनेंट इज यूज्ड, तो ये भाई कहाँ होता है डेपोनेंट, एफिडेविट में, आप बनवाते हो तो लिखते हो ना रात में लास्ट में डेपोनेंट पर साइन मारते हो अपने। चलो दोस्तों ये हो गया है, और देख लेना भाई 1-2 बार, ये इसमें आपको आइडिया हो जाएगा, मतलब जनरल इंग्लिश भी आती होगी ना आपको, तो आप पास हो जाओगे आराम से, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ एक मैंने अपने पिछले वीडियो में कुछ लिस्ट डाली है, कुछ जो कि हमारे कुछ लैटिन वर्ड्स हैं और अदर वर्ड्स हैं जो कोर्ट्स में यूज होते हैं, आप उनको एक बार गो थ्रू कर लेना, इसी में आप पास हो जाओगे, आपका भला हो जाएगा। चलो भाई, बाय बाय।